अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं बेटा? आपने पूछा है कि लेसी और लेसोर की क्या टैक्स ट्रीटमेंट है इनकम फ्रॉम बिजनेस में। दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल में आने के, उसके चांस बहुत ज़्यादा हैं, वो लेसी है। तो पहले हम लेसी को डिस्कस करते हैं, उसको रिवाइज़ करते हैं। लेसी जो है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, एओपी और कंपनी भी हो सकती है। प्रैक्टिकल चूँकि बनता है इंडिविजुअल या एओपी का, तो इस वजह से लेसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जबकि लेसोर जो है वो सारे कंपनीज़ हैं और कंपनी का प्रैक्टिकल नहीं बनता, इस वजह से वो कम इम्पॉर्टेंट है। मगर दोनों को पढ़ना चाहिए। और लेसोर की टैक्सेशन जो है वो किसी शॉर्ट क्वेश्चन या थ्योरी क्वेश्चन के लिए पढ़नी चाहिए। अच्छा, लेसी के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेसी एक अमाउंट पे करता है जिसको लीज़ रेंटल कहते हैं। तो लीज़ रेंटल में उसका मार्कअप भी शामिल होता है, उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल होता है। दोनों जब वो पे करता है तो उसको डिडक्शन मिलती है। तो अब सपोज़ करें कि एक एसेट लीज़ पे लिया गया है 5 मिलियन का, मार्कअप उसमें है से 1 मिलियन का। तो 5 मिलियन और 1 मिलियन से 6 मिलियन हो जाता है। अब ये 6 मिलियन की पेमेंट करेगा, उसको डिडक्शन मिलेगी लीज़ रेंटल की। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि लेसी को डेप्रिसिएशन नहीं मिलती। हालांकि लीज़ की दो किस्में हैं, ऑपरेटिंग लीज़ और फाइनेंस लीज़। ऑपरेटिंग लीज़ तो रेंट की तरह है, मगर फाइनेंस लीज़ में एसेट ट्रांसफ़र हो जाता है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है ना फाइनेंस लीज़ की, ये होती है कि एसेट को लेसी डेप्रिशिएट करता है। टैक्स में ऐसा नहीं है। टैक्स में चाहे फाइनेंस लीज़ हो चाहे ऑपरेटिंग लीज़ हो, लेसी को डेप्रिसिएशन नहीं मिलती। मगर उसका नुकसान फिर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो लीज़ अकाउंटिंग की अगर आप देखें तो लीज़ एसेट की अगर सपोज़ वो डेप्रिसिएशन करता, तो एसेट कितने का, जो मैंने एग्जांपल दी थी 5 मिलियन का, तो 5 मिलियन डेप्रिशिएट करता। और 1 मिलियन जो मार्कअप उसने पे किया है उसको फाइनेंशियल चार्जेस के साथ डिडक्ट करता है। इसका मतलब उसको डिडक्शन कितनी मिली थी? उसको डेप्रिसिएशन और फाइनेंशियल चार्जेस मिला के 6 मिलियन की उसकी डिडक्शन मिलनी थी। और उतनी ही टैक्स भी दे रहा है। कैसे दे रहा है? को 6 मिलियन को डिडक्ट करवा रहा है लीज रेंटल के नाम से। डेप्रिसिएशन नहीं है मगर नुकसान फिर भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि लीज रेंटल इनकर किसको किए गए हैं, यानी उसमें जो आगे पार्टीज़ हैं वो कौन है, लेसोर कौन है। अब ये ना पाकिस्तान में रेगुलेटेड बिजनेस है, तो लेसोर स्पेसिफाइड है। इसमें आप देखो ख़ास तौर पे मुदारबा और लीजिंग कंपनी के साथ लिखा है अप्रूव्ड। तो लिस्ट के अंदर जैसे बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, मुदारबा हो गया, इसके अलावा लीजिंग कंपनी हो गई, और इसमें एक और है उसको कहते हैं एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। इनको अमाउंट इनकर होना चाहिए तो डिडक्शन मिलेगी। तो इसका मतलब है कि ये हर किसी को अमाउंट इनकर नहीं हो सकता। अगर किसी मैन्युफैक्चरर या किसी रिलेटेड पार्टी को इनकर हो रहा है तो डिडक्शन रेंटल की नहीं मिलती। रेंटल की डिडक्शन सिर्फ उसी वक्त मिलेगी जब इन ही लोगों को, इन्हीं इदारों को, इन्हीं कंपनीज को अमाउंट जो है वो इनकर किया गया। अब इसमें दो तीन चीज़ें नोट करने की है। अगर एग्जामिनर कहे कि लीज रेंटल्स की डिडक्शन जो है वो क्लेम की गई है और कंपनी जो है वो अप्रूव्ड नहीं है, कौन सी, लीजिंग कंपनी, तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। मुदारबा अप्रूव्ड नहीं है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो एक इसमें जो है ना अप्रूव्ड वर्ड जो है दो जगह लिखा हुआ है, उसको नोट करना है। अच्छा, इसके अंदर एक आखिरी चीज़ है कि एसपीवी लिखा है। एसपीवी क्या है? स्पेशल पर्पस व्हीकल। बेसिकली एक सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन होती है। ये क्या होता है कि अगर सपोज करें कि जो रिसीवेबल है लेसोर के, लेसोर क्या करता है, उसको पैसे की ज़रूरत है, कैश फ्लो का मसला है, तो वो अपने रिसीवेबल्स जो है वो किसी को बेच सकता है। और किसको बेच सकता है? उसको एसपीवी कहते हैं। तो फिर वो लीजिंग कंपनी रिसीव नहीं करेगी, वो एसपीवी, ये कंपनीज होती हैं, वो रिसीव करेगी। तो अगर हम किसी एसपीवी यानी ऐसी कंपनी को जिसने लीजिंग कंपनी से ट्रांजैक्शन करके उसके रिसीवेबल परचेज किए हैं, हम उसको अगर अमाउंट इनकर करेंगे तो भी हमें डिडक्शन मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें लास्ट पॉइंट है, यानी ये तो वो हो गया कि मैंने आपको बताया कि लेसी को रेंटल की डिडक्शन मिलेगी और डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। अब आते हैं, और इसमें ये भी बता दिया कि कब आगे पार्टीज कौन सी हों कि उसको लीज रेंटल की डिडक्शन मिलेगी। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, और वो ये है कि अगर लेसी ने डाउन पेमेंट पे किया है। अब डाउन पेमेंट क्या होता है? एक हमारा शुरू में ही
जब लीज़ एग्रीमेंट किया जाता है तो एक अमाउंट जो है वो लीजिंग कंपनी या ये जो बैंक वगैरह ले लेते हैं डाउन पेमेंट के नाम से। अब डाउन पेमेंट की टैक्स ट्रीटमेंट और डाउन पेमेंट की अकाउंटिंग क्या होती है, ये लेसी का एसेट होता है क्योंकि एडवांस है बेसिकली, ठीक है। और ये अपफ्रंट कोई अमाउंट ले लिया जाता है, इसे 20% अपफ्रंट ले लिया गया तो उसको बैंक एज ए लाइबिलिटी रिकॉर्ड करता है और ये लेसी एज एसेट रिकॉर्ड करता है। तो इस वजह से वो चूँकि एक्सपेंडिचर नहीं है, एसेट है, तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब एग्जामिनर क्या कर सकता है, आपको कहेगा कि जी इसने लीज रेंटल की पेमेंट की है, नाम यही लिखेगा लीज रेंटल की पेमेंट की है, या इसने टोटल पेमेंट की है और वो कहता है 6 मिलियन की। फिर उसमें से कहता है कि जी इसमें 4 मिलियन जो था डाउन पेमेंट था, तो 4 मिलियन की डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि वो रेंटल नहीं है, वो डाउन पेमेंट है, वो अपफ्रंट पेमेंट है, एसेट है। तो ये बस आपने ख्याल रखना है लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, आप लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं तो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये सारी कंपनीज हैं और इनको कहा गया है कि आप एसेट की डेप्रिसिएशन करेंगे। अब लेट सपोज वही एग्जांपल कि आप 5 मिलियन का एसेट इन्होंने लिया और 5 मिलियन की डेप्रिसिएशन ये क्लेम कर रहे हैं, मगर फिर ये डेप्रिसिएशन का मतलब अपनी इनकम में से 5 मिलियन को लेस कर चुके हैं। फिर अगर उसी 5 मिलियन को वो वापस रिकवर कर रहे हैं, जिसको वो एक्सपेंडिचर था, एसेट खरीदा, उसको एक्सपेंस कर दिया, कैसे, डेप्रिसिएशन की फॉर्म में, और वही पैसे अगर वो वापस रिसीव कर रहे हैं, किससे, वो लेसी से रिसीव कर रहे हैं, तो फिर वो क्या बन जाती है। आपको दूसरी एग्जांपल्स के ज़रिए समझाता हूँ कि एक्सपेंडिचर इनकर हो जाए और वापस रिकूप हो जाए, वापस मिल जाए, तो हम क्या करते हैं, उसको अदर इनकम बनाते हैं। तो यहाँ पे भी यही होगा। यहाँ पे क्या होगा कि हमने 5 मिलियन का एसेट था, उसको डेप्रिशिएट किया, और अगर वो 5 मिलियन जो हमें मिल रहे होते हैं तो वो हमारी इनकम बनती है, क्योंकि हम उसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ वो अगर वापस आएगा इनकम बनेगी। तो पॉइंट क्या है लेसर के लिए, लेसर के लिए पूरी रेंटल की अमाउंट इनकम में जाती है, प्रिंसिपल अमाउंट भी इनकम में जाता है और मार्कअप भी इनकम में जाता है। मार्कअप तो इनकम में जाएगा ही जाएगा, प्रिंसिपल क्यों जाता है, इसलिए कि वो उसको दूसरी तरफ डेप्रिशिएट करके डिडक्ट कर रहा है, और कोई भी एक्सपेंडिचर वापस मिले तो इनकम बनती है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है, पॉइंट नंबर 1 ये है कि डेप्रिशिएट करने की इजाज़त लेसर को है, और नंबर 2 क्या है कि उसकी पूरी रेंटल को इनकम बनाया गया है। अच्छा, अब इसमें लास्ट पॉइंट ये है कि जब हम लीज़ की डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करते हैं तो सिर्फ लीजिंग इनकम से लेस करेंगे। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि एक बैंक है, उसकी बैंकिंग से भी इनकम है, लीजिंग से भी इनकम है, और लीज्ड एसेट को सिर्फ लीजिंग इनकम से माइनस कर पाएगा, ये उसको बैंकिंग इनकम से माइनस नहीं कर पाएगा। और एक चीज़ और है कि अगर ऐसा एसेट है कि जो इनिशियल अलाउंस के लिए क्वालिफाई करता है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी जो लीज पे दिया गया, तो लेसोर को नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी मिलती है, इनिशियल अलाउंस अगर वो एसेट क्वालिफाई करता है जैसे प्लांट एंड मशीनरी, तो वो भी लेसोर को मिलता है। ठीक है, आई होप कि बेटा ये अच्छा रिवाइज हो गया आपका।